हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। टूल किट मामले में टकराव और बढ़ गया है। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही है, लेकिन इसी बीच इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें ट्विटर के ऑफिस पहुंच गई तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि ट्विटर के ऑफिस में रेड क्यों की गई जब असली गुनहगार बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठे हैं। टूल किट विवाद अब खुद ट्विटर की फांस बन गया है। दिल्ली पुलिस ने पहले इस मामले की जांच के लिए ट्विटर को नोटिस भेजा, फिर दिल्ली पुलिस की 2 टीमों ने सोमवार देर शाम ट्विटर के 2 ऑफिस में धावा बोल दिया। 2 जगहों पर एक साथ स्पेशल सेल की टीम ने रेड की है। ये देख पा रहे हैं स्पेशल सेल के जो ये तमाम ऑफिशियल है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख पा रहे हैं। जो जब ये टीम पहुंची हुई है और जो टूल किट पूरा मामला था उस मामले में स्पेशल सेल के पास ही पूरा मामला आया था, जिसके बाद ट्विटर इंडिया को जो नोटिस दिया गया था 22 तारीख को सामने पेश होने के लिए। उसके बाद आज चूंकि जांच काफी तेज करते हुए स्पेशल सेल की 2 टीमें एक साथ इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं लाडो सराय का ये ट्विटर का दफ्तर है, जहां पर कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है स्पेशल सेल के अफसरों को इस दफ्तर के अंदर दाखिल होने के लिए। जो गार्ड है उनसे क्या पूछताछ हो रही है आपसे? ट्विटर के रिकॉर्डिंग पूछताछ कर रहे हैं। ट्विटर के रिकॉर्डिंग पूछताछ कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो स्पेशल सेल के तमाम अफसर हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो गुरुग्राम में जो ऑफिस है वहां पर भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची हुई है रेड करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए, जिस तरीके से टूल किट का पूरा मामला पहुंचा था। ट्विटर इंडिया का एक ऑफिस दिल्ली के लाडो सराय में और दूसरा ऑफिस गुड़गांव में है। यहाँ टूल किट मामले की जांच के लिए एक के बाद एक दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंच गई, लेकिन इन तस्वीरों के बाद हर तरफ हंगामा मच गया। जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी तो अब सरकार छटपटा गई। जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। टूल किट मामले की राजनीतिक लड़ाई के बीच दिल्ली पुलिस की ऐसी एंट्री पर सवाल उठ गए, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो टूल किट मामले की जांच में ट्विटर को नोटिस देने गए। दिल्ली पुलिस ने इसे जांच की रूटीन प्रक्रिया बताया और ये कहा कि पुलिस ये जानना चाहती थी कि ट्विटर के किस अधिकारी को नोटिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले की जांच में ट्विटर इंडिया से ये सफाई मांगी थी कि उसके पास वो कौन सी अहम सूचनाएं हैं जिनके आधार पर विवादित टूल किट पर संबित पात्रा जैसे बीजेपी नेताओं के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया था। इन ट्वीट में उसी टूल किट की बात की गई थी जिस टूल किट के आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने कोरोना काल में पीएम को बदनाम करने की साजिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस टूल किट को बीजेपी का झूठ बता दिया और इसी राजनीतिक लड़ाई के बीच ट्विटर ने संबित पात्रा जैसे नेताओं के ट्विटर को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया था। आज तक ब्यूरो। और ताउते तूफान गया नहीं कि यास के नाम चक्रवाती तूफान ने सर उठा लिया है। बंगाल की खाड़ी में बड़े बवंडर से चक्रवाती तूफान बनने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान 26 मई की शाम बंगाल और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। तूफान की आहट के बाद राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ये तूफान से पहले की शांति है। ऊपर से समंदर शांत दिख रहा है, लेकिन बड़ी हलचल आने वाली है। अरब सागर में ताउते तूफान को गुजरे अभी कुछ ही दिन बीते हैं और अब बंगाल की खाड़ी में यास नाम के बवंडर की एंट्री हो रही है। आशंका है कि बंगाल की खाड़ी में उठा हवा का बवंडर अगले 24 घंटों में गंभीर साइक्लोन में बदल जाएगा। इस तूफान के 26 तारीख को किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने की आशंका है। उड़ीसा के भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर और मयूरभंज
तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में असर देखा जाएगा। इसका असर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटों पर भी दिखेगा। इस तूफान की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। तूफान के दौरान 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके 155 से 165 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने का अंदेशा भी जताया है। इस साइक्लोन का असर 25 मई से ही पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दिखने लग जाएगा। इन इलाकों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। It is very likely to intensify further during next 12 hours into severe cyclonic storm. Then subsequent 24 hours it will be very severe cyclonic storm, and it will move northwestward, and it will reach to our northwest bay of Bengal, beside our of Odisha and West Bengal coast. ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर समुद्र में तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठेंगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे हवाओं के दबाव से फिलहाल यही आशंका है। ओडिशा के पारादीप से बंगाल के सागर आइलैंड के बीच तूफान तट से टकरा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा और बंगाल की सीमा पर हो सकता है। और इस वक्त हम लोग पूर्वी मिदनापुर के दीघा सी बीच के पास हैं। ये सी बीच है और दीघा के आसपास ही ये लैंडफॉल के रूप में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं बताई गई है, और जब ये साइक्लोन प्रवेश करेगा तब ये वेरी सिवियर साइक्लोन कहा जा रहा है, यानी अति शक्तिशाली साइक्लोन के रूप में ये प्रवेश करेगा, लैंडफॉल होगा। और लैंडफॉल का एरिया बताया जा रहा है उड़ीसा के पारादीप से। तूफान से प्रभावित होने वाली सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। तट के पास से आबादी को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ ने 150 से ज्यादा टीमों की तैनाती की है। 50 टीमों को रिजर्व रखा गया है। तूफान की चपेट में आने वाले पेड़ हटाने के लिए 35 टीमें तैनात हैं। हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से एयरलिफ्टिंग की गई है। गुवाहाटी से, पुणे से एवं जामनगर गुजरात से ये टीमें पहुंचकर उड़ीसा में ड्यूटी करेंगी। इस तरह उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। पहले उन्होंने 32 टीमों का डिमांड रखा था, अब 20 टीमें और मांगी गई हैं, तो इसलिए 52 टीमें आज देर रात तक अपने अपने जगह पर तैनात हो जाएगी। वायुसेना ने एनडीआरएफ की टीमों को एयरलिफ्ट किया है, जो अब कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर समेत दूसरे इलाकों में तैनात की गई हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 11 ट्रांसपोर्ट विमान और 24 हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार रखे गए हैं। मौसम विभाग के तूफानी अलर्ट के बाद भारतीय रेल ने नई दिल्ली से पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। देश में महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले कोरोना की दूसरी लहर, फिर ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस का नया खतरा। डॉक्टर उस वक्त चौंक गए जब एक मरीज ने तीनों तरह का फंगस इन्फेक्शन एक साथ पाया गया। तीनों फंगस अलग अलग तरह से शरीर पर अटैक करते हैं। ऐसे में खतरा बहुत बढ़ जाता है। वायरस से तो देश लड़ ही रहा है, लेकिन अब फंगल इन्फेक्शन की रंग बदलती महामारी ने खतरा बढ़ा दिया है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद देश में येलो फंगस के संक्रमण की खबरें भी आ रही हैं। येलो फंगस का पहला मामला यूपी के गाजियाबाद से मिला।
इसके साथ मरीज में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी मिले हैं, यानी तीनों तरह के फंगल इन्फेक्शन एक साथ पाए गए हैं। मुश्किल ये है कि कोरोना एकमात्र दुश्मन नहीं है, बल्कि कोरोना के साइड इफेक्ट उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट और अब येलो फंगस के आने के बाद लोगों के मन में शंका भी बढ़ गई है और डॉक्टरों के मन में सवाल कि आखिरकार इन सब का इलाज क्या है। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगल पहले के दोनों वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट्स हैरत में हैं क्योंकि येलो फंगल का संक्रमण इंसानों में आसानी से नहीं पनपता। ये रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतुओं में पाया जाता है। ये जो फंगस है ये अभी ह्यूमन में नहीं है, ये रेप्टाइल्स में मिलता है और जो ये फंगस रेप्टाइल्स में पाया जा रहा है वो ही ह्यूमन में आया है क्योंकि इम्यूनिटी कम है। वाइट और ब्लैक फंगस हैं, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ भरते रहते हैं वो क्योंकि ये सेप्टिसीमिया क्रिएट करता है, तो इस सेप्टिसीमिया की वजह से मरीज की जान को खतरा ज़्यादा हो सकता है। येलो फंगस के लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना जैसे लक्षण शामिल हैं। इसके साथ ही वजन कम होने लगता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। इसमें खून का रिसाव सबसे घातक है। खुले घाव धीमी गति से ठीक होते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। जो येलो फंगस है ये ह्यूमन स्पीसीज में फर्स्ट टाइम मैंने डिटेक्ट किया है। अभी तक इसका कहीं लिटरेचर में कोई नामो निशान नहीं है। कोरोना की तरह छुआछूत नहीं होगा, लेकिन जितनी रेप्टाइल्स में स्टडी है ये उनके लिए डेडली होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि तीनों फंगल इन्फेक्शन में क्या अंतर है और कौन सा ज्यादा घातक है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस आंख और दिमाग को ज्यादा प्रभावित करता है, वहीं व्हाइट फंगस फेफड़े, किडनी, आंत, नाखूनों और पेट को नुकसान पहुंचाता है, जबकि येलो फंगस से मरीज की आंखें धंस जाती हैं और शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फंगल इन्फेक्शन के रंगों के बजाय लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है। इस बीमारी को मात देने का मंत्र एक ही है, जल्दी पहचान करें और तुरंत इलाज शुरू करें। फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टीरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज नॉट अनकॉमन। कई दफा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। इधर ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकारों के होश उड़ा दिए हैं। पूरे देश में अब तक इसके 9000 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं। सबसे घातक ये है कि ब्लैक फंगस जिन लोगों को हो रहा है उनमें से करीब आधे लोगों की मौत हो रही है। कई मरीजों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत देश के 15 राज्यों में फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से ठीक हुए कम इम्यूनिटी वाले लोग फंगल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन कुछ चिकित्सकों का मानना है कि ब्लैक फंगस ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने से नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह कुछ और है। पहली वजह म्यूटेंट कोरोना स्ट्रेन, जिसके बाद मरीज आसानी से फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। दूसरी वजह जरूरत से ज्यादा स्टीम लेने से नाक का प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम खराब हो रहा है और फंगल इन्फेक्शन आसानी से हो रहा है। और जितने ब्लैक फंगस के केस आ रहे हैं उनमें से अधिकतर को वैक्सीन नहीं लगी हुई है। This is not due to steroids. That's what we thought initially. No. One common factor, I see three things in this. Number one, the mutant COVID virus. We gave the same treatment to COVID last year. The first wave, we didn't see any case. It's not that steroids were not given at that time. It's not that oxygen was given at that time. It was not that the water which was used in the humidifier. No, this is a myth. ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के इन्फेक्शन को लेकर डॉक्टरों की राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना बिल्कुल साफ है कि इस बीमारी से बचने के लिए शरीर पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है।
ब्लैक फंगस के लक्षण जैसे ही दिखें फौरन इलाज शुरू हो जाना चाहिए। बेंगलोर से नबीला जमाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। क्या सरकार की वैक्सीन नीति फेल हो गई है? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वैक्सीन का संकट बढ़ता जा रहा है। जगह जगह 18+ का वैक्सीनेशन बंद हो रहा है। वैक्सीन की कमी की बात कर राज्यों ने वैक्सीनेशन पर हाथ खड़े कर दिए हैं। दुनिया की 60% वैक्सीन जिस देश से बनकर जाती है, उस देश का हाल अब यह है कि कोरोना वैक्सीन के लिए वो दुनिया के चक्कर काट रहा है। ग्लोबल कंपनियों से बात करने में अलग अलग राज्य जुटे हैं, लेकिन कई कंपनियों से सीधा जवाब मिल रहा है कि राज्यों को सीधे वैक्सीन नहीं देंगे। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं। तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने वैक्सीन सप्लाई के लिए अमेरिका में मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन से बात की थी। इसमें फाइजर और मॉडर्ना ने कह दिया कि वो वैक्सीन के ऑर्डर पर केंद्र से बात करेंगे, वो राज्यों से डील नहीं करेंगे, सीधे राज्यों को वैक्सीन नहीं बेचेंगे। इससे पहले पंजाब सरकार भी बता चुकी है कि मॉडर्ना ने पंजाब को भी सीधे वैक्सीन बेचने से मना कर दिया। पंजाब सरकार ने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक की सीधी खरीद के लिए अप्रोच किया था। इसमें अब तक मॉडर्ना ने ही जवाब दिया और सीधे ना कह दिया। अब सवाल यह है कि जब दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों से ग्लोबल वैक्सीन कंपनियां सीधे डील करने से मना कर रही हैं, तो किसी दूसरे राज्य को भी वो सीधे वैक्सीन क्यों बेचेंगे? और फिर उन ग्लोबल टेंडर्स का क्या होगा जो वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए बड़े जोर शोर से दिए गए थे? देश के 13 राज्यों ने अपनी जरूरत की वैक्सीन डोज विदेश से खरीदने का फैसला किया था और इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए थे। इनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल सहित 6 राज्यों ने ही अकेले 23 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने का फैसला किया था। अब ऐसे ग्लोबल टेंडर्स पर कौन सी कंपनियों की प्रतिक्रिया आई है, किसने वैक्सीन का ऑर्डर लेने में रुचि दिखाई, इसका कोई अता पता अब तक नहीं है। इसकी आशंका तो पहले से ही थी कि वैक्सीन के संकट के बीच ऐसे ग्लोबल टेंडर्स और राज्यों द्वारा विदेश से सीधी खरीद की बातें पब्लिसिटी स्टंट से कम नहीं है। क्योंकि जब केंद्र सरकार को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो राज्य सरकारों को वैक्सीन उत्पादक कहां से वैक्सीन दे देंगे? ग्लोबल कंपनियों के पास पहले से दूसरे देशों के ऑर्डर हैं, वो भारत को वैक्सीन क्यों देंगे? वो भी तब जब खरीद में सीधे भारत सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारें हैं। इसलिए राज्य सरकारों से बातचीत में ग्लोबल कंपनियां कोई रुचि नहीं दिखा रही, सीधे बेचने से मना कर रही हैं। ऊपर से विदेशी वैक्सीन में ज्यादातर वैक्सीन को अब तक भारत में इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में बिना मंजूरी के वो भारत से वैक्सीन का ऑर्डर आखिर क्यों लेंगे? केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद लें, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकार ने सीधे खरीद ले। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेके? दिल्ली जैसे राज्य अब केंद्र पर यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन को मजाक बना दिया गया है। राज्यों का कहना है कि दुनिया में जो वैक्सीन अप्रूव होकर लगाई जा रही है, उन्हें यहाँ भी तुरंत मंजूरी देनी चाहिए। विदेशी कंपनियों से केंद्र सरकार बात करे, विदेशों से वैक्सीन खरीदे और इसे राज्यों में बांटे, क्योंकि वैक्सीन का संकट बढ़ता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के इस टीका केंद्र की तरह
सैकड़ों टीकाकरण केंद्र दिल्ली में पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये वो टीकाकरण केंद्र हैं जहां 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती थी। पीछे पूरा जहां जो ये गलियारा है लोगों से पटा होता था वो बिल्कुल खाली है। साथ ही साथ जहां पर वैक्सीन लगती थी, जो वैक्सीनेशन सेंटर था भीतर बना हुआ, वहां पर भी अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। न ही आज कोई अधिकारी आए हैं, न कोई कर्मचारी आए हैं ताकि यहां वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू की जा सके। दिल्ली में 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। सभी 400 वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। महाराष्ट्र में भी 18 से 44 साल के एज ग्रुप का टीकाकरण रोक दिया गया। झारखंड में 18 से 44 साल के लिए वैक्सीन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। पंजाब में भी वैक्सीन की कमी का बड़ा संकट है। पंजाब में कोविड-19 वैक्सीन की व्यापक कमी देखने में आ रही है। वैक्सीन की कमी के चलते न केवल पहले और दूसरे चरण के बेनिफिशरीज को वैक्सीन नहीं मिल रही है, बल्कि चरण 3 के लाभार्थियों को भी अब वैक्सीन मिलना मुश्किल हो गया है। इस वक्त पंजाब में 50 लाख डोजेस की ज़रूरत है और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में सिर्फ 64,000 डोजेस ही उपलब्ध हैं। ये नज़ारा है जीरकपुर मोहाली के एक कोविड जांच केंद्र का। देख सकते हैं लाइन में कितने लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। मॉडर्ना के अलावा पंजाब सरकार ने स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए लिखा है। फिलहाल उनकी तरफ से पंजाब सरकार को कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो वैक्सीन की किल्लत पर खुलकर बोल रही हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी सिर्फ विपक्ष के राज्यों में ही नहीं है, बल्कि उन राज्यों में भी है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। ये बात अलग है कि ये सरकारें हो हल्ला नहीं कर रही, लेकिन हकीकत यहाँ भी अलग नहीं है। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।